मॉडर्न ज़माना है, तुम चाहे कुछ भी पहनो, तुम्हें कौन ही रोक सकता है, ठीक है। और फिल्मों में बिकिनी पहनना तो आम बात है, ठीक है, बिकिनी पहनते थे, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड के कुछ गिने चुने स्टार्स ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को टारगेट करते चल रहे हैं, हिंदू धर्म के मान्यताओं को ठेस पहुंचाते हुए चल रहे हैं। अगर फिल्म पीके की बात करें तो वहाँ पर आमिर खान ने हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, जो हम लोगों का आस्था का विषय है, उस पर पान खाकर थूक कर दिखाया गया है। और वहीं शिव को बाथरूम पे भागते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं अब नया मूवी आ गया है पठान, जो कि हाल ही में कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। क्योंकि इसके एक गीत में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का बिकिनी पहना है। अब आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में भगवा रंग को भगवान को चढ़ाया जाने वाला रंग माना जाता है, ठीक है। भगवा रंग के कपड़े को हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये हम लोगों को मान्यता है। और इस मान्यता को वो बिकिनी में पहनकर वल्गरिटी दिखाकर, अश्लीलता दिखाकर कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बॉलीवुड पता नहीं क्या करना चाहती है। अब ये एक पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया, वो एक रंग ही तो है। और अनफॉर्चुनेट अगर उसने भगवा रंग का बिकिनी पहन भी लिया है तो कौन सा बड़ा क्राइम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी तो कोई बात नहीं है कि तुम इस रंग के कपड़े, इस रंग के बिकिनी नहीं पहन सकती हो। ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा तो कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। तो बिकिनी फिर चाहे किसी भी कलर का पहने, उसमें क्या ही है। और अनफॉर्चुनेट उन्होंने इस फिल्म में भगवा रंग का बिकिनी पहन लिया है, तो क्यों आप लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि लोग जो है बॉलीवुड को बाइकआउट करने के लिए, फिर चाहे लोग फिल्म जैसे भी बनाए बॉलीवुड के स्टार्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेते हैं और उस गलती को निकाल कर टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें भगवा रंग का बिकिनी नहीं भी पहना होता तो जो बाइकआउट करने वाले जो दल चल रहे हैं वो कोई ना कोई इसमें खामियां निकाल लेते और उसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉलीवुड का विरोध ना होकर ऐसा भी लगता है कि कहीं मुसलमानों का विरोध तो नहीं किया जा रहा, खान्स का विरोध तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि शाहरुख खान ने अगर कुछ ऐसे फिल्म बनाई है जिसमें हमारे धर्म, आस्था, मान्यता को ठेस पहुंचाई है, तो हिंदुस्तान से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ भी तो बनाई है। तो एक छोटी सी गलती को हम उस पर टारगेट नहीं कर सकते। वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने भगवा रंग का बिकिनी पहना है, माना ये कि गलत है, तो वहीं उन्होंने पद्मावत जैसी मूवी भी तो दी है जिसमें हमारे भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से एक कपड़े को लेकर हम ऐसा जज नहीं कर सकते। फिर वहीं कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि दुनिया में तो बहुत सारे रंग है, तो आपने कहा कि अनफॉर्चुनेट क्या भगवा रंग को ही लेना जरूरी था। कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर मैंने थंबनेल में देखा कि आलोचना का उद्भव और विकास है, और यहाँ पर सर कौन सा मूवी का टॉपिक लेकर बैठ गए। तो आपको बता दूं मैं कि अब तक जो हम बातें कर रहे थे ये एक आलोचना है। ये बॉलीवुड को लेकर आलोचना है या फिर फिल्म पठान को लेकर ये आलोचना है। और आलोचना में आपने देखा कि मैंने कुछ बातें पक्ष पर कही और कुछ बातें विपक्ष पर कही। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आलोचना के उद्भव और विकास को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आलोचना है क्या। तो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे ये बॉलीवुड को लेकर, पठान मूवी को लेकर हम आलोचना कर रहे थे। तो आलोचना में आपने देखा कि कुछ पॉइंट हमने पक्ष पर कहा, कुछ मेरिट कही और कुछ डीमेरिट कही। कहीं हमने बॉलीवुड का समर्थन किया और कहीं हमने इसका विपक्ष में बातें की। तो ये है आलोचना। मतलब कि किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखकर आप उस पर जो टिप्पणी करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो आलोचना कहलाती है। और आलोचना के उद्भव और विकास को समझने से पहले आपको ये तो समझना होगा कि आलोचना वास्तव में है क्या। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आलोचना का उद्भव और विकास को पढ़ाऊंगा, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पढ़ाने के साथ साथ आपको इसका नोट्स भी दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी परीक्षा में इस तरह से इस नोट्स को लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे गुजारिश है कि अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न
प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि आलोचना शब्द जो है संस्कृत के लोच धातु से मिलकर बना है और लोच का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार से आलोचना का अर्थ हुआ किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, उसको परखना और उसका विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द आपने सुना होगा, तो वही क्रिटिसिज्म शब्द का अनुवाद है आलोचना। इसको आप लोग रिव्यू भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने एक बॉलीवुड की बात की, तो आप लोग देखते हैं कि बॉलीवुड को पर्दे पे आने से पहले ही उस मूवी का पूरा रिव्यू कुछ चैनल्स में दिखाया जाता है। रिव्यू का मतलब ही है कि आलोचना करना, ठीक है, उस मूवी को लेकर, उस फिल्म को लेकर आलोचना करना। खैर, हम लोग यहाँ पर मूवी की आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के आलोचना के उद्भव और विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो आपने समझा कि आलोचना शब्द जो है अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म या फिर रिव्यू को कहा जाता है। लेकिन आपने फिर और एक शब्द सुना होगा कि समालोचना। अगर सर आप आलोचना पढ़ा रहे हैं तो समालोचना क्या है, तो आपको बता दूं कि समालोचना और आलोचना दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही बात है। अगर आपको हिंदी के आलोचना का उद्भव और विकास लिखिए, अगर परीक्षा में आता है, या फिर हिंदी समालोचना के उद्भव और विकास को प्रस्तुत कीजिए, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों का मतलब ही एक ही है। लेकिन यहाँ पर आलोचना की जगह पर समालोचना शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। और ये इतिहास ये है कि जब आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो लोगों ने आलोचना से ये अर्थ को समझ लिया कि आलोचना का मतलब है केवल डिमेरिट्स को बताना, दोष को बताना। तो लोगों में ये भ्रम हुआ कि जहाँ पर आलोचना की बात की जा रही है वहाँ पर केवल हम लोग दोष की चर्चा करेंगे, दोषारोपण की बात करेंगे। लेकिन वास्तव में आलोचना का अर्थ ये नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि एक नए शब्द का निर्माण हुआ जिसका नाम है समालोचना। सम का मतलब समान और आलोचना का मतलब देखना, तो समान दृष्टि से देखना ही समालोचना है। तो अब हम लोग जब समालोचना की बात करें तो समान दृष्टि से मतलब कि हम समान रूप से उसके गुण को भी देखेंगे, मेरिट्स को भी देखेंगे और उसके दोष को भी देखेंगे, या फिर हिंदी में कहे तो डीमेरिट्स को भी देखेंगे। तो सम आलोचना दो शब्दों से बना है। सम मतलब समान दृष्टि से आलोचना करना, और समान दृष्टि किस पर, कि उसके गुण वो दोष, दोनों को समान दृष्टि से देखकर उसका आलोचना करना, उसका विवेचना करना ही आलोचना कहलाता है या फिर समालोचना कहलाता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि ठीक है सर, आपने आलोचना को समझा दिया और सम आलोचना को भी समझा दिया, तो ये जो समीक्षा शब्द है फिर ये क्या है। तो आपको बता दूं कि समीक्षा भी आलोचना से मिलता जुलता शब्द ही है। वर्तमान के समय में बात करें तो अभी आलोचना और सम आलोचना के स्थान पर समीक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आलोचना कहे, सम आलोचना कहे या फिर समीक्षा कहे, तीनों का मतलब ही है किसी चीज़ को देखकर, परख कर उसका गुण और दोष का विवेचन करना ही आलोचना भी है, समालोचना भी है या फिर समीक्षा भी है। वर्तमान समय में समीक्षा शब्द जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। मान लीजिए कि आपको किसी परीक्षा में आपको कोई कहानी दी जाती है और कही जाती है कि इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा मतलब कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तो क्रिटिकली एनालिसिस में आप क्या करेंगे, एनालाइज में आप क्या करेंगे कि उस कहानी को पढ़ेंगे, उस कहानी को समझेंगे, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, उसी पर चर्चा करेंगे और वही समीक्षा कहलाती है। तो इस दृष्टि से देखें तो आलोचना, समालोचना या फिर समीक्षा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों बिल्कुल सामने सामने के शब्द है और तीनों का अर्थ भी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो प्रस्तावना में आप इतना लिख दीजिए, क्योंकि इस प्रस्तावना में हम लोगों ने समझा कि आलोचना क्या है, समालोचना क्या है, समीक्षा क्या है। अब अंतिम में लिखिए कि अब आगे हिंदी की आलोचना का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। अब उदाहरण आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं किसी की काव्यगत विशेषताओं की तो बात नहीं कर रहा हूँ, तो उदाहरण क्या है। तो बता दूँ कि उदाहरण मतलब कि हम लोग कुछ आलोचकों की बात करेंगे, उसकी रचनाओं की बात करेंगे, तो उसको आप लोग उदाहरण में समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल इस वीडियो में हम लोग हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में
आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ और उदय पश्चात इसका डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ। आप सभी को बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आता। अस्तित्व में आने के पहले उसके पीछे एक इतिहास छुपा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी इतना बड़ा था और फटाक से जन्म लिया और आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने भी जन्म लिया और धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, तो इस तरह से मेरा विकास हुआ, मेरा उदय हुआ और मेरा विकास हुआ। उसी प्रकार से आलोचना का वास्तविक जो उदय और विकास था, उद्भव और विकास था, उसको हम लोग आधुनिक काल की देन तो अवश्य मानते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी और बहुत ही बड़ी परंपरा और इतिहास रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आलोचना की बात करें तो संस्कृत में बहुत पहले से आलोचनाएं की जाती थी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा तो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के जितने भी आचार्य हुए और जितने भी उन लोगों ने ग्रंथ लिखे, वो क्या है? ये आलोचना है। ठीक है, जैसे किसी भरत मुनि ने रस की बात की और किसी अन्य ने अलंकार की, फिर ध्वनि, वक्रोक्ति, इस तरह से ये सब क्या है? ये आलोचना ग्रंथ है, ये काव्य शास्त्र है और काव्य को लेकर इसमें आलोचनाएं हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। तो ये एक आलोचना है और ये बहुत पहले से संस्कृत में लिखी जाती थी, लेकिन इसको हम लोग हिंदी की आलोचना के विषय को जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये हिंदी में नहीं अपितु संस्कृत में लिखी गई थी। और दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि ये जो है ये गद्य विधा में नहीं, ये काव्य विधा में लिखी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि आलोचना जो है वो गद्य विधा के अंतर्गत आता है, ना कि काव्य विधा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग इसको आलोचना के श्रेणी में नहीं लेते, लेकिन ये आलोचना ही है। लेकिन जब हम लोग हिंदी की आलोचना की बात करते हैं तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आलोचना की चर्चा कर रहे हैं और काव्य शास्त्र या फिर अलंकार शास्त्र की आप बात नहीं करेंगे। उसी के साथ फिर भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल में भी बहुत सारे आलोचनाएं ग्रंथ लिखे गए। रीतिकाल में आप लोगों ने सुना होगा कि लक्षणा ग्रंथ, रीतिकार के रचनाकारों ने लक्षणा ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने काव्य पर दृष्टि डाली है। लेकिन यहाँ भी यही बात है कि ये जो है काव्य की विधा में थी, इसलिए हम लोग इसको आलोचना का रूप नहीं मानते हैं, श्रेणी नहीं मानते हैं। लेकिन जब भी हम लोग आलोचना का उद्भव और विकास की चर्चा करते हैं तो इन सब के विषय में जिक्र करना अति अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर हल्का सा जिक्र कर दिया कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास का जो एक परंपरा रही है और वो परंपरा जो है संस्कृत के काव्य शास्त्र से शुरू होते हुए आई है। लेकिन वास्तव में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो निसंकोच आप कहेंगे कि वास्तव में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास जो है वो भरत तेंदु काल से होता है। आधुनिक काल के सबसे सर्वप्रथम युग भरत तेंदु युग से होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भरत तेंदु हरिश्चंद्र जी का आगमन से ही हिंदी गद्य साहित्य का आगमन भी होता है और आलोचना जो है वो हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा में से रही है। और हिंदी के आलोचना के उद्भव और विकास में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रही है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि जब भी हम लोग हिंदी की आलोचना की बात करते हैं तो सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्रमुख आलोचकों में से एक है। तो जब भी हम लोग आलोचना के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे तो हम लोग आलोचना को लगभग 3 युगों में, 3 बिंदुओं में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक है शुक्ल पूर्व युग का हिंदी आलोचना। ठीक है, क्या कहा मैंने? शुक्ल पूर्व युग, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व जो जितने भी आलोचना ग्रंथ लिखे गए उसकी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। दूसरा बिंदु पर हम लोग शुक्ल युग का आलोचना, हिंदी आलोचना। ठीक है, हम लोग हिंदी आलोचना की ही बात कर रहे हैं। वैसे तो आलोचनाएं बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल हिंदी आलोचना की चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्ल युग की हिंदी आलोचना, यहाँ पर हम लोग शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काला अवधि थी उसमें कितने हिंदी की आलोचना लिखे गए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे अंत में हम लोग शुक्लोत्तर युग की हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। शुक्लोत्तर युग मतलब कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जितने भी हिंदी आलोचना ग्रंथ लिखे गए उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। संपूर्ण की नहीं करेंगे, हम लोग केवल मुख्य मुख्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा और अधिक से अधिक 20 मार्क का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग संपूर्ण आलोचना ग्रंथ की चर्चा करने लगेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। केवल हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और कुछ प्रमुख आलोचना ग्रंथ की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण और प्रमुख आलोचकों की चर्चा करेंगे और लगभग 3-4 पेज पर हम लोग ये टॉपिक को, इस विषय को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस 3 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्ल पूर्व युग का हिंदी आलोचना, शुक्ल पूर्व युग का हिंदी आलोचना। तो शुक्ल पूर्व युग की हिंदी आलोचना में हम लोग भरतेंदु हरिश्चंद्र युग से लेते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में और गद्य विधा में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो आगमन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने गद्य साहित्य के अन्य विधाओं के साथ साथ, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य विधाओं के साथ साथ में आलोचना पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था नाटक, और ये जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र संबंधित सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है। तो अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे कि हिंदी का पहला आलोचना ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि नाटक, जो आचार्य भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नाटक, ठीक है। और या फिर आपसे ये भी पूछे कि हिंदी का सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा है, तब तो आप लोग निसंकोच ही इस ग्रंथ की चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ भरतेंदु युग में और बहुत सारे आलोचक हुए। बद्री नारायण चौधरी और उनके द्वारा लिखी गई आलोचना ग्रंथ थी कादम्बिनी। उसी तरह से बाल कृष्ण भट्ट और उनकी द्वारा लिखी गई आलोचना ग्रंथ थी सच्ची आलोचना। वहीं इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे हुए, हम लोग सभी की चर्चा नहीं कर सकते हैं। फिर हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो आगमन था, इन्होंने भी हिंदी आलोचना को एक नवीन पथ प्रदान किया, एक नया मार्ग दिशा दिखाया। तो यहाँ बच्चों आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि सर ये आलोचना पद्धति क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं ये एक अलग विषय है। जैसे हम लोगों ने बात की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान आलोचक थे, तो आपसे आपके परीक्षा में ये पूछ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पर चर्चा कीजिए। मतलब कि इस प्रश्न का मतलब हुआ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जो वो आलोचना ग्रंथ लिखते थे, उस ग्रंथ को लिखते हुए वो किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल कर, किन पद्धतियों को ध्यान में रखकर वो आलोचना करते थे। तो वो है, ये एक अलग विषय है, इस पर भी हम लोग कभी किसी अन्य वीडियो पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई ग्रंथों की बात कर रहे थे। तो उनके आगमन से पहले भी जैसे गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा समालोचना, उसे और वही फिर अंबिका दत्त की गद्य काव्य मीमांसा जैसे आलोचना पुस्तक छप चुके थे। ये जो आलोचना पुस्तक थे, इसको ग्रंथ हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं थे, ये छोटी छोटी पुस्तकें थे, लेकिन ये भी आलोचना के पुस्तक ही थे। उसी के साथ साथ फिर और वहीं फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने भी कई आलोचना ग्रंथ लिखे, जैसे कालिदास की निरकुशता, उसके बाद नेषद चरित्र चर्चा, उसके बाद विक्रमांक देव चरित्र चर्चा जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद इसी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त और बहुत सारे आलोचक हुए, जिसमें हम लोग कुछ नामों की चर्चा कर सकते हैं, जैसे मिश्र बंधु, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण भट्ट आदि का नाम भी इस युग के आलोचकों में प्रमुख है। तो शुक्ल पूर्व युग की आलोचना में हम लोग इतना भी चर्चा कर देंगे तो पर्याप्त रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे शुक्ल युग का हिंदी आलोचना, ठीक है। तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास में ये युग जो है ये महान है। इस युग में हिंदी आलोचना का अद्भुत विकास हुआ, क्योंकि इस युग में हिंदी के आलोचना के सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये युग था और उनका आगमन हिंदी आलोचना के लिए एक नई उपलब्धि थी। उन्होंने कई सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, उसके बाद स्वामी तुलसीदास, सूरदास, रस मीमांसा, चिंतामणि आदि आदि। उन्होंने बहुत सारे क्या लिखे हैं? आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। वहीं इसी युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रेरणा लेकर और बहुत सारे रचनाकारों ने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कृष्ण शंकर शुक्ल का
केशव की काव्य कला और बाबू गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन, साहित्य समीक्षा, नवरस आदि, वही विश्वनाथ प्रसाद का हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास और बिहारी आदि आदि इस युग के कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और ये लोग इस युग के कुछ प्रमुख आलोचक हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक नई पद्धति प्रदान की। नई पद्धति मतलब कि आलोचना करने की जो पद्धति थी उसमें नवीनता लाई गई और नए दृष्टि से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए। उस पद्धति की हम लोग कुछ इस प्रकार से जिक्र कर सकते हैं, जैसे तुलनात्मक। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आलोचना करते थे उसमें क्या करते थे? तुलना करते थे। तुलना करते हुए वो आलोचना करते थे। वही फिर विश्लेषणात्मक तरीके से भी वे आलोचना ग्रंथ लिखते थे। उसके बाद रचनाकार के व्यक्तित्व पर भी वो अधिक ध्यान करते थे। मतलब कि किसी भी रचनाकार के, अगर वो रचनाकार पर आलोचना कर रहे हैं तो उसके कृतित्व के साथ साथ में उसके व्यक्तित्व पर भी चर्चा करते थे। इसके साथ साथ शास्त्रीय आलोचना भी इसी युग की देन है। तो शुक्ल युग का हिंदी आलोचना में हम लोग इतना चर्चा कर देंगे तो पर्याप्त रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की हिंदी आलोचना, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जितने भी आलोचना ग्रंथ लिखे गए हम लोग उस पर चर्चा करें। दोस्तों यहाँ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर बहुत सारे आलोचना ग्रंथ को आप छोड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लिमिटेड मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग बहुत अधिक आलोचना ग्रंथ की चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक स्मार्ट और एक चालाक विद्यार्थी वो होता है जो मार्क्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न के उत्तर को तैयार करता है। तो 15-20 मार्क का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे और कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी प्रमुख है या फिर मुख्य है उन आलोचकों की और उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ की चर्चा अवश्य की है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोगों ने और बहुत सारे प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ की चर्चा यहाँ कर दी। बहुत सारे छूट भी गए हैं, कोई बात नहीं। हम केवल मार्क्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न के उत्तर को हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी नेट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको और अधिक डिटेल्स के साथ में पढ़ना होगा और ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। तो अब हम लोग शुक्लोत्तर युग की हिंदी आलोचना पर चर्चा करेंगे। और शुक्लोत्तर युग की हिंदी आलोचना की बात करें तो शुक्ल के पश्चात जितने भी आलोचना लिखे गए उसमें हम लोग विभिन्न आलोचना के विभिन्न रूप को देख सकते हैं, जैसे स्वच्छंदतावादी आलोचना। ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो जितने भी आलोचना ग्रंथ लिखे गए उसमें हम लोग स्वच्छंदतावादी आलोचना देख सकते हैं, प्रगतिवादी आलोचनाएं देख सकते हैं, उसके बाद मनोविश्लेषणवादी आलोचना देख सकते हैं, नई समीक्षा या फिर समकालीन समीक्षा भी देख सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे कहा था ना कि आलोचना, समालोचना और समीक्षा एक ही शब्द है। यहाँ पर समीक्षा शब्द का भी प्रयोग आप देख सकते हैं, क्योंकि समीक्षा भी कहीं ना कहीं क्या है, वो भी आलोचना ही है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आलोचकों की और उनकी आलोचना की चर्चा कर देते हैं कि जैसे प्रगतिवादी आलोचक में आ जाते हैं आपका रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, उसके बाद नामवर संघ इत्यादि। ये लोग क्या है, ये लोग प्रगतिवादी आलोचकों में गिने जाते हैं। उसी के बाद मनोविश्लेषणवादी आलोचना की बात करें तो आलोचकों की बात करें तो उसमें अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञेय और उनकी द्वारा लिखी गई एक आलोचनात्मक ग्रंथ है शेखर एक जीवनी। और वहीं पर जैनेन्द्र, ठीक है, जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई ग्रंथ थी परख। उसके बाद इलाचंद्र जोशी और उनके द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक ग्रंथ थी, और कौन सी आलोचनात्मक, मनोविश्लेषणवादी आलोचना। तो इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी गई आलोचना ग्रंथ थी सन्यासी। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि इलाचंद्र जोशी है। वहीं फिर नई समीक्षा का आगमन जो है हिंदी साहित्य जगत में अमेरिका से प्रभावित होकर होता है, और इसके प्रमुख हिंदी आलोचकों की बात करें तो वहाँ अज्ञेय भी आते हैं, उसके बाद धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा इत्यादि, ये सभी इस नई समीक्षा के आलोचकों में गिने जाते हैं।
तो इतना लिखने के बाद में अंतिम में आप लोग निष्कर्ष लिखिए, और निष्कर्ष में लिखिए कि इसके बाद जितनी भी आलोचनाएं ग्रंथ लिखी गई, जितने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए वो समकालीन समीक्षा के अंतर्गत आता है। और समकालीन के समीक्षा के मुख्य धाराएं है वस्तुवाद और भाववाद। ठीक है, तो वस्तुवाद और भाववाद को ध्यान में रखते हुए समकालीन समीक्षाएं लिखी गई। समकालीन मतलब शुक्लोत्तर युग के जितने भी आलोचना के बाद में जितने भी अभी जो वर्तमान समय में जितने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जाते हैं उसको हम लोग समकालीन समीक्षा के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद आलोचना का एक लहर ही बहता चला गया और एक से बढ़कर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए और विभिन्न पद्धतियों में लिखा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको आलोचना का उद्भव और विकास को संक्षिप्त में और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, इससे आप संतुष्ट होंगे। और आपको परीक्षा में आलोचनात्मक का उद्भव और विकास लिखने के लिए दिया जाए तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर कुछ आलोचना या फिर आलोचक छूट गए हैं, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है और पर्याप्त है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव नेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको और थोड़ा सा डिटेली देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने थोड़ा पहले कहा कि हिंदी का प्रथम आलोचना ग्रंथ कौन सा है, या फिर हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सा है, प्रथम मनोविश्लेषण आलोचना ग्रंथ कौन सा है, प्रथम प्रगतिवादी आलोचना ग्रंथ कौन सा है। इस तरह से डिटेली पूछा जाता है, तो उस डिटेल को आप लोग अवश्य देख लीजिए, या फिर हम लोग भी किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अंतिम में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आपके लिए ही है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, या फिर किसी विषय पर टॉपिक पर डिमांड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दिए, क्योंकि अगली बार मैं किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।